हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। तो सीएसआईआर नेट एग्जाम में मैं कहूं तो 45 दिन बचे हैं, या हम लोग कह सकते हैं लगभग 7 हफ्ते हमारे पास बचे हुए हैं। तो इन 7 हफ्तों में मुझे किस तरीके से नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें अपने स्ट्रैटेजी को रीवैल्यूएट करने की जरूरत है, और ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे हम लोग अपने जेआरएफ को इस बार श्योर शॉट टिक कर सकें। आइए बहुत डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, हर दिन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, हफ्ते में हमें क्या करना है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दोस्त अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और रीइवैल्यूएट करिए कि आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है। तो पहले 3 दिन आपको अपने ऊपर कुछ काम करना है। जैसे एक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट करिए, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान लीजिए बहुत अच्छे से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये पहचानिए कि मेरी फिजिकल वीक है। अगर आपने पिछले बार के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, यानी कि आपने पिछले बार का नेट का अटेम्प्ट दिया है दोस्त मेरे, उस क्वेश्चन रिस्पॉन्स शीट को देखने का समय है अभी। उसको देखो, अपनी गलतियों के पैटर्न को पहचानो कि किस पैटर्न में आप गलतियां करते हो, क्या सिली मिस्टेक्स करते हो, उनको भी पीस ऑफ पेपर पे लिखो। अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करो कि कहां मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, वो जानना जरूरी है। किन टॉपिक्स में आप कमजोर हो, किन टॉपिक्स में आप अच्छे हो, ये चीजें आपको वैल्यूएट करके पता होनी चाहिए। दूसरा, सही रिसोर्सेस ही आपको रेफर करने हैं। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के लिए 10 जगह से पढ़े जा रहे हो, 10 नोट्स बना रहे हो, क्या फायदा यार इस चीज से। स्टिक टू वन थिंग। पहले इन 3 दिनों में डिसाइड कर लो कि कौन सी बुक से पढ़ोगे, कौन से ऑनलाइन मटेरियल्स देखोगे, कौन से यूट्यूब चैनल से देखोगे, क्या पढ़ने वाले हो। वो पूरा आपके पास प्लानर होना चाहिए कि ठीक है, इस दिन में इस समय मैं ये वाला देखूंगा, दिन में इस समय मैं ये करूंगा, दिन में इस समय मैं ये करूंगा। पूरा आपके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। फिर स्टेप हम यहां से एक कदम बढ़ाएंगे कि अपना जो स्केड्यूल होना चाहिए दिन का, वो कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल, कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है, वो भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिन का 10 घंटा निकालना ही पड़ेगा दोस्त। उसके उससे कम तो फिर हम नहीं अफोर्ड करेंगे यहां पे। अब 10 घंटा, अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई काम नहीं है तो 10 घंटा निकालना है। अब इस 10 घंटे को भी ना डिवाइड करना है 3 टास्क में। पहला, कुछ भी नया पढ़ना है, अगर नई चीजें देखनी है उसके लिए 4 घंटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से 4 घंटा, और 2 घंटा प्योर नोट्स रिवाइज करने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस है दोस्त, 4 घंटे और 2 घंटे में। ये जो 4 घंटा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन के साथ जो 4 घंटा बीतता है, ये वो है। इसमें तुम YouTube सेशंस की भी सहारा ले सकते हो। जैसे मैं बहुत सारे रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस कराता हूं YouTube में, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं जानते होंगे। तो आपको वहां से क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो करो, या आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वही समय आप इसमें काउंट करो। 2 घंटा प्योर नोट्स के रिवीजन के लिए, जब आप प्रॉपर अपने नोट्स को पलटते हो, उसको पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, वो इस 2 घंटे में आएगा। कुछ भी नया पढ़ते हो या कुछ नई थ्योरी पढ़ते हो, कोई नया टीचर कुछ पढ़ा रहा है, जैसे मैंने कुछ नया टॉपिक कभी पढ़ाया, आप उसको पढ़ रहे हो, तो भाई फिर उसके लिए 4 घंटे अलग से। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी भी, तो वो इन्हीं 4 घंटों में जाएंगे। प्लस आप कोई भी नया टॉपिक उठाओगे तो आप उसके लिए 3 दिन रखो, 3 दिन से ज्यादा नहीं, उसको 3 दिन के अंदर फिनिश करना है आपको। जैसे अभी मैंने हेट्रोसाइक्लिक कराया था यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो 3 दिन में उसको फिनिश करो। मैंने फोटो केमिस्ट्री कराई, उसको 3 दिन में फिनिश करो। शॉर्ट एंड क्रिप्स, ठीक है। तो हर दिन का 10 घंटा फिक्स करना ही पड़ेगा भाई, इससे कम में मैं नहीं मानूंगा। फिर जब आप शेड्यूल में आ जाओगे, स्टार्ट ले लिया आपने, तो जो आपका दूसरे से लेके छठा हफ्ता होने वाला है, इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, और किसी भी टॉपिक के रिवीजन में प्रॉपर स्पेस मेंटेन करके रखना है। जैसे मान लो कोई टॉपिक है जो तुम्हें नहीं पसंद है, क्वांटम केमिस्ट्री, तुम नहीं रिवाइज करते हो उसको, तो उसमें बहुत स्पेस आ जाएगा, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो किसी टॉपिक के रिवीजन में बहुत लंबा स्पेस मत डालना। अगर वो लग रहा है कि काफी दिन हो गया है, तो उसको रिवाइज कर लेना फिर से ना। बहुत लंबे समय तक स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, तो दैट इज। और कभी खाली बैठे रहा करो तो चैप्टर मैपिंग किया करो। जैसे ऐसे खाली बैठे हो रिएजेंट्स में, ये पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स पढ़ते हैं, सॉरी रिड्यूसिंग पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पढ़ते हैं, ओएमसी पढ़ते हैं, उसके बाद मिसलेनियस आता है, रिड्यूसिंग में हाइड्राइड पे। तो इस तरीके से पूरी चैप्टर मैपिंग किया करो, इससे नोट्स रिकॉल करने में बहुत मदद आएगा। ठीक है, ये सभी यूनिट्स के साथ आप कर सकते हो। दूसरा, मॉक
एग्जाम जो जो भी आप मॉक एग्जाम्स दे रहे हो, जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, टेबल चेयर पे बैठ के, प्रॉपर टाइमर रख के, रफ शीट रख के, पूरा माहौल बना के मॉक टेस्ट दो ना यार। एकदम पूरा प्रॉपर जैसे आप एग्जाम में बैठने वाले हो 3 घंटा, एकदम वैसे सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट करो, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं 9 से 12 बैठ के मॉक टेस्ट दो। सुबह 9 से 12, सुबह एकदम फ्रेश दिमाग रहता है, सुबह उठते हो सब कुछ फ्रेश रहता है, उस दिन भी सुबह उठ के ही मॉक टेस्ट देने वाले हो, तो सुबह सुबह मॉक टेस्ट दिया करो। रात में देते हो तो दिन भर की थकान होती है, दिमाग थका होता है, दिन भर पढ़ते हो फिर रात में देते हो, वो एफिशिएंसी नहीं है। सुबह मॉक टेस्ट दो। फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को तुम्हें एनालाइज करने की जरूरत है। जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों से डीमोटिवेट मत हो, देखो कि कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पर गलतियां हो रही हैं। किसी बड़े से शेयर कर सकते हो, जिसने पहले एग्जाम दिया है, अपने टीचर से शेयर कर सकते हो, तो शेयर करो कि सर ये मिस्टेक हुई है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है ना। उसको पूरा डाटा दिखाओ कि 25 किए थे, 18 सही हुए हैं, और फिर उधर मैंने पार्ट बी में इतना किया था, पार्ट ए में कितना करना है, तो उस चीज पे चर्चा करनी है। पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग और टेस्ट में परफॉर्म करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, मेहनत कर रहे हो यार तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही होने वाला है, रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और बिलीव मी, जब दिन में 10 घंटा रगड़ोगे ना तो रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, और पॉजिटिव रहना है हम सबको, ठीक है ना। अब कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर के डिमांड को समझो। नेट का जो एग्जाम होता है उसके डिमांड को समझ। अब ये वो समय नहीं है कि आपने पढ़ा और एग्जाम में जैसे थ्योरेटिकल लिखते थे जाके लिख के चले आए, नहीं, ये वो टाइम नहीं है दोस्त। वो कॉलेज के पेपर्स नहीं है ये, यहाँ एमसीक्यू पेपर्स हैं। यहाँ वो कुछ ट्रिक में आपको फंसा रहा है, आपकी मदद भी कर रहा है ऑप्शंस देख के, तो वो पकड़ने आना चाहिए आपको, उसके लिए आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या पैटर्न होगा जिसको अपनाओगे, सी बी ए या ए बी सी, मतलब किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करोगे, आपको क्या सूट करता है, कितने अटेम्प्ट्स आपको पार्ट बी में सूट करते हैं, तो पेपर की डिमांड को समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से बच्चे बहुत बार कहते हैं, मैं बैच में भी अभी क्लासेस ले रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया सर मॉक टेस्ट में 52 नंबर आ रहे हैं, 67 नंबर आ रहे हैं। यार कोई भी शुरुआत में मॉक टेस्ट देता है ना, उसके नंबर कम आते हैं, दिस इज अ नेचुरल थिंग। क्यों आते हैं कम? क्योंकि पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग और मॉक टेस्ट में परफॉर्म करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्किल। तो वो स्किल सेट डेवलप हो रहा है। अभी तो गोबर थे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, तो शुरू में तो मार्क्स कम होंगे ही, तो हो रहे हैं तो डीमोटिवेट मत हो, लेकिन उसका रीजन फाउंड करो कि क्यों कम है, और वो 52 नंबर वो 100 कैसे क्रॉस करेंगे। और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कैलिबर तो था कि मैं इस पेपर में 52 से 100 जा सकता था या जा सकती थी। अगर आपको खुद लग रहा है कि इतना तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मतलब सिलेबस की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। लेकिन अगर तुमने ठीक ठाक सिलेबस कवर कर रखा है दोस्त, तो मार्क्स बढ़ेंगे। बस उन चीजों पे थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है। फिर डोंट ओनली बी स्टक ऑन नोट्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है बार बार नोट्स रिवाइज करते रहते हैं। करना है उसको 2 घंटा दे दिया सेपरेट ना, बाकी समय क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाओ, वहां ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, नए चीजों को प्रैक्टिस करो। जब नया सवाल अचानक से सामने आएगा तो आपका दिमाग उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, उस चीज पर काम करो। जितने भी बच्चे रात को जीआरएफ एक्सप्रेस वाले सेशन लेते हैं, जब भी मैं आपके सामने नया सवाल पटकता हूं तो आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसी चीज की एक्सरसाइज हम वहां पे कर रहे हैं। उन सेशंस का बेनिफिट उठाइए। शाम को 5 बजे फिजिकल के सेशन है, इनऑर्गेनिक के सेशन है, उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत वाइजली प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट्स एक दोबारा नोट्स नहीं होने चाहिए, और ये सभी बच्चे के पास होने चाहिए, क्योंकि देखो नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और एट दी लास्ट वीक ऐसी फीलिंग आती है कि सब रिवाइज कर ले, तभी कॉन्फिडेंस आता है, तो पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाओगे। तो समय अभी से है कि जब तुम्हें लग रहा है कि कोई टॉपिक अच्छा तैयार हो गया है, पूरी चैप्टर मैपिंग तुम बैठ के कर सकते हो, ऐसे बैठे हो और पूरा चैप्टर शुरू से लेके अंत तक उसकी मैपिंग कर दे रहे हो दिमाग में, तो फिर उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें अपनी इन 45 दिनों में इनकलकेट करने हैं अपनी तैयारी के दौरान। बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी है। पार्ट ए को कंप्लीटली नेग्लेक्ट मत करो दोस्त। तुमने नहीं पढ़ा सिलेबस, कोई नहीं पढ़ता, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं,
मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करके आया था। 10वीं तक तो पढ़ा है ना, तो हो जाता है उतने के बेसिस पे। और अगर समय निकाल सकते हो तो पार्ट ए के लिए समय निकालो, तुम्हें 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अगर 10 तक पहुंच जाओगे तो वो बहुत बड़ा बोनस है, बहुत बड़ा बोनस है। तो पार्ट ए को कोई भी बच्चा कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो नहीं ही करेंगे भाई, ठीक है ना। फिर रोट लर्निंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। पता चला शॉर्ट नोट्स बना लिए, वही शॉर्ट नोट्स याद है, लेकिन अब वो फर्स्ट ऑर्डर का जब क्वेश्चन आता है तो अप्लाई कैसे करें। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की पूरी डेरिवेशन याद है आपको, आपको कोलिजन थ्योरी की डेरिवेशन याद है, लेकिन जब उस पर न्यूमेरिकल आता है तो कर ही नहीं पाते। तो अप्लाई करने आना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको, खास करके ये फिजिकल केमिस्ट्री में काम करेगा। इनऑर्गेनिक की मैं ज्यादा चर्चा करता नहीं हूं, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक क्या बताएं, सिंपल होता है, पढ़ो और क्वेश्चन आएगा कर दो। बहुत डिफिकल्ट आएगा किसी से नहीं होगा, ऐसा ही है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल और याद करने वाली चीजें, डाटाबेस चीजें थोड़ी सी वहां ज्यादा होती हैं। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे के पेपर में शिकायतें आती हैं, सर हम पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। अरे भाई, तुम्हें 3 घंटा दिया गया और तुम कह रहे हो कि क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, ऐसा कैसे हो रहा है भाई। हर एक क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, ये तो पहली ही कंडीशन मस्ट है। वो भले पार्ट ए का क्वेश्चन क्यों ना हो, हर एक क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने से एक बार जरूर गुजरा होना चाहिए। जो नहीं पढ़ा है वो रेड हो जाना चाहिए, जो पढ़ा है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, और जो हो चुका है उसको वहीं ग्रीन कर देना है। पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं चलेगा, यही स्किल सेट डेवलप करोगे जब मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। यलगार मॉक टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो ना, आईएफएस की जो मॉक टेस्ट सीरीज है आप उसको अपना सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह भी मिल जाते हैं। फिर इग्नोरिंग मॉक टेस्ट, ये गलती तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर आप कर रहे हो तो फिर अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो और उसी में गिर जाओगे। मॉक टेस्ट जो बच्चा इग्नोर करेगा बहुत मुश्किल है, ये नहीं इग्नोर करना है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो हर संडे को मॉक टेस्ट हो, पर संडे मॉक टेस्ट, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ इतना करिए फिर, ठीक है। प्लस जो बच्चे यार अभी जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप किया हुआ है, बहुत सीरियसली आप भी एग्जाम दो ना। उसी आपको पता लगेगा कि कैसा फेस करते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है एग्जाम का, आपके लिए प्लस पॉइंट होगी। और क्या पता इस बार एलएस हो जाए, तो अपना बेस्ट देना है इसके अंदर भी, ठीक है ना। एट द लास्ट, जिन भी स्टूडेंट्स को एक बेसिक लेवल से अपनी तैयारी चालू करनी है, उनको लग रहा है कि सर हमने अभी वो वाला लेवल नहीं अचीव किया है, हमें लगता है कि अभी थोड़ा बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, तो यू कैन ज्वाइन द लाइव बैच। और आईएफएस के अभी सारे ही कोर्सेज पर फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। लास्ट एक दिन बचा है तो इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे लाइव सेशंस के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो से बहुत सारे इनपुट्स मिले होंगे, इनको अपनी तैयारी में इनकलकेट करिए, जो भी चीजें अच्छी लगी उसे अपनाइए और एक अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।